रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल एपिसोड 8। अब आगे अंडस्को। पूरा महेश्वरी परिवार लिविंग हॉल में बैठा था। वही शालिनी जी का सवाल सुनकर राठौर परिवार के चेहरे के भाव हल्के बिगड़ गए थी। क्या कहे अंडस्को, क्या नहीं अंडस्को, किसी को समझ नहीं आया। तभी रागिनी दादी जी ने टेढ़ी नजरों से कियारा को देखते हुए कहा, शायद कुछ बुरे कर्म किए होंगे अंडस्को, जिसका फल मिला है। वही उनकी बात सुन सभी एक पल के लिए चुप हो गए। कियारा ने अपना सर झुका लिया और आंखों में आंसू भर आए उसके, लेकिन मन ही मन वो गुस्से से भर गई। ये दादी जी ने अभी अभी उसे ही ताना मारा था, जो वो अच्छे से समझ रही थी, लेकिन बोला कुछ नहीं। वही सभी को उसके लिए बुरा लगा। वही साइड वाले सोफे पर बैठे आर्यंश ने अपने बगल में बैठे स्वारांश से कहा, इसने ऐसे कौन से कर्म कर दिए अंडस्को जो दादी माँ इतने गुस्से में है। मुझे इससे हमेशा से नेगेटिव वाइब आती है, आप मानो या न मानो अंडस्को, कहकर आर्यांश ने अजीब नजरों से कियारा को देखा। अंडस्को उसे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता था जैसे जो वो दिखती है नहीं वैसी। स्वारांश ने उसे घूर कर देखा, उसे कियारा के लिए बुरा लगा। तभी रितिका जो कियारा के पास ही खड़ी थी, उसने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, यार अब तो बता अंडस्को, ये कैसे हुआ तुझे अंडस्को। अंगिका जी ने भी वही सवाल दोहराया, जिससे कियारा ने हल्के अजीब से दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी, बस हल्का फ्रैक्चर हो गया था। वही राधिका कामिनी बस मन ही मन कियारा के ऐसा कहने से एक लंबी सांस ली, नहीं तो वे क्या ही जवाब देते पता नहीं अंडस्को। तभी अंडस्को सिद्धियों की तरफ देखते हुए रितिका ने चौंक कर कहा, सोना दी, ये क्या, और इतनी गर्मी में मास्क क्या पहना है। रितिका ने थोड़े तेज आवाज में कहा, जिसे अब सभी का ध्यान सिद्धियों पर से आती हुए सोनाली पर पड़ा। सोनकी ने अपने फेस को छुपने के लिए एक ब्लैक मास्क पहन रखा था, जिसे उसके टूटे दांत कोई देख न ले। फिलहाल अंडस्को वो इस हालत में तो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थे। वही आर्यंश वो जब से नीचे आई थी तब से उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि जहां वो बैठा था वहां से उसकी साइड प्रोफाइल दिख रही थी। उसने स्वरंश की तरफ झुकते हुए सोनाली को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब मिस चिपकू को क्या हुआ अंडस्को। चिपकू इसलिए क्योंकि वो सब कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। सोनाली उसके भाई यानी स्वारांश से बहुत चिपकती थी, हर समय वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। स्वरंश भी कुछ नहीं बोलता था, जिसे देखकर अर्याश को हल्की चिढ़ होती थी। अर्यांश ने धीरे से कहा, अरे भाई अंडस्को, इसका चेहरा तो देखो, आपको नहीं लगता मास्क में भी इसका चेहरा पहले आज से दुगना लग रहा है, और अजीब भी। स्वारांश ने भी ये चीज नोटिस की पर कुछ बोला नहीं। वही कोई था जो स्वरंशय को गौर से देख रही थी। वो थी सिया, जो किचन के पास से उसे देख रही थे। जब उसने नोटिस किया कि ये स्वरंश का ध्यान सोनाली पर है, तो उसका चेहरा मुरझा गया था, क्योंकि वो स्वराश को पसंद करती थी। खैर उसे ये देखा नहीं गया और वो सीधी दूसरे तरफ चली गई। वही सोनाली ने अपने चेहरे के निशान को छुपने के लिए बहुत सारा मेकअप कर लिया और मुंह ढकने के लिए एक मास्क लगा लिया था। मोहिनी ने सोनाली को देखते हुए कहा, सोनाली कुछ बोलो भी, ये तुमने अपना चेहरा क्यों छिपाया हुआ है। अब सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले। वही कियारा तो अंदर ही अंदर हंस रही थी, लेकिन सामने से मासूम से आवाज में कहा, वो मोहिनी आंटी दी को जुकाम हो गया था, इसलिए कोई और इन्फेक्ट न हो पाए तो उन्होंने मास्क लगा गया। अरे छोड़ो भी ये बातें अंडस्को, कामिनी ने कहा। उसे डर था कहीं उसकी बेटी की पोल न खुल जाए। सोनाली ने न एक राहत की सांस ली। खैर माहौल को थोड़ा अजीब और अकवर्ड होता देखते हुए राधिका जी ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा अंडस्को, शालिनी रक्तांश कहाँ है, वो आया नहीं अभी तक। वही रक्तांश का नाम सुनकर कियारा के कान खड़े हो गए। वो बेशुबरी से इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, जिसके लिए सुबह से वो इतना सज धज कर तैयार हुई थी। तो शालिनी जी ने थोड़ा घमंड से कहा, तुम तो जानती हो ना राधिका, वो काम में कितना बिजी रहता है, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती बिजनेस ट्रिप से। देखो ना अंडस्को, आज भी मॉर्निंग में उसकी एक मीटिंग थी, तो वो सीधे कंपनी ही चला गया, वो आता ही होगा। वही उनकी बात सुन राधिका जी ने राहत की सांस ली, कम से कम वो आ तो रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ ये तो सही बात है, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। तभी अंगिका दादी जी ने कहा, कियारा बच्चे आप खड़ी क्यों है, यहाँ बैठिए हमारे पास। अंगिका दादी ने उसे अपने पास बैठने के इशारा किया।
कियारा तो अंदर ही अंदर खुश थी। उसने हल्की से कहा, जी दादी माँ, और उनके पास जाकर बैठ गए। सभी खुश थे। आए, रितिका ने झट से थोड़ी शरारती अंदाज में कहा, वैसे कियारा क्या बात है, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, कहीं भाई तुम्हें देखते ही न रह जाए। कियारा उसकी बात पर शर्मा गई। तो शालिनी जी ने कियारा की तरफ प्राउड से देखते हुए राधिका जी से कहा, अब तो बस जल्दी से कियारा हमारी बहू बन जाए। उन्हें कियारा बहुत पसंद थी, बिल्कुल उनके टाइप की ये शांत और प्यारी, मासूम और संस्कारी लड़की। वो रक्तांश की ये शादी बस उससे ही करवाना चाहती थे। अब तक राघव भी आ चुका था। उसने सबके पैर छुए। थोड़ी देर में राजेंद्र, रंजीत, विशंभर जी, आनंद, सार्थक और संगम जी सभी गर्दन में चले गए। वही सारे यंग लोग अपनी बातों में थे और सारी लेडीज अपने अपने बातों में। पूजा में बस कुछ समय बाकी था। कुछ दूरी पर सिया पूजा की चीजें एक बार देख रही थी, लेकिन उसकी नजर रह रहकर स्वारांश पर जा रही थी, जिससे सोनाली को बहुत चीड़ मच रही थी। तो उसने जानबूझकर स्वारांश के कंधे पर अपना सिर रख लिया, जैसे बताना चाह रही हो कि ये वो मेरा है। स्वारांश ने भी कुछ नहीं कहा। वही सिया ने अपनी नजरें फेर ली। उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने कामों में लग गई। कामिनी ने ही उसे यहाँ से दूर रखने के लिए कुछ चीजों में उलझा दिया था। वैसे भी सिया खुद उन लोगों के बीच नहीं जाना चाहती थे। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सबका ध्यान बाहर की तरफ चला गया। रितिका ने कहा, लगता है भाई आ गए। वही कियारा का चेहरा चमक गया ये सुनकर। तभी सबने दरवाजे की ये तरफ देखा तो एक शख्स अंदर आ रहा था। वी उसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कॉल पर किसी से बात करते हुए अंदर आ रहा था। वही उसके पीछे कुछ गॉड्स थे जो दरवाजे पर ही खड़े हो गए थे। लो, रक्तांश भाई भी आ गए, आर्यांश ने उस इंसान को देखते हुए कहा। वही वो इंसान यानी रक्तांश महेश्वरी, इंडिया में टॉप 1 बिजनेसमैन में से एक, ओबरॉय कॉर्पोरेशन का सीईओ। एरोगेंट, रूड, अट्रैक्टिव। लड़कियां पागल थी इनके पीछे। शालिनी ने गर्व से अपने बेटे को देखा। वही रक्तांश सबसे पहले आकर दादाजी के पैर छुए। बाकी सबको बस हेलो कहकर सोफे पर जाकर बैठ गया। वो बाहर पहले ही सबसे मिल चुका था। वही कियारा गौर से उसे ऊपर से नीचे तक तार रही थी। ब्राउन बिजनेस शीट में वो सच में बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। रितिका ने हल्के कियारा के कंधे पर हाथ मारा, जिससे वो होश में आए और शर्मा गई। वो तुरंत उठकर सीधे एक ग्लास जॉय से लेकर सीधे रक्तांश के पास आकर उसके सामने बढ़ते हुए हल्की मुस्कुराहट और दुनिया भर के मासूमियत के साथ बोली, रक्तांश जी, और उसके सामने एक जूस का ग्लास बढ़ा दिया। वही रक्तांश ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए जूस पाइन लगा। कियारा का चेहरा काला पड़ गया। रक्तांश ने एक बार ढंग से देखा तक नहीं उसे, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराए। वही उन दोनों को इस तरह देखकर राधिका जी और शालिनी जी के मन में कुछ अलग ही ख्याल उमड़ रहे थे। खैर, कुछ देर बाद एक बार फिर से बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। तो कामिनी ने कहा, भाभी और भी कोई आने वाले हैं क्या? वही राधिका जी तो खुद सोच रही थी कि फिलहाल अभी कौन आया है, पंडित जी तो आधे घंटा में पहुंचने वाले हैं। तभी सभी ने गेट की तरफ देखा तो एक पतली सी परछाई अंदर आ रही थी। दादाजी और दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान खिल गए। उन्होंने खुशी के साथ कहा, प्रिंसेस। बाकी सभी उलझन में था और इसे देखा। अंडस्को, वही अनामिका जो धीरे धीरे फोन पर बात करते हुए अलग ही रौब के साथ अंदर आ रही थी। उसने ब्लैक हाई वेस्ट पैंट के साथ सेलेवलेस ब्राउन टॉप पहना था। उसकी लंबे वेवी हेयर कमर तक लहरा रहे थे। चेहरे पर वही कोल्ड एटीट्यूड, उसके हर कदम में वही ग्रेस और खतरनाक ऑरा, वही दबदबा था। वो बिल्कुल कतीलना लग रही थी। आज सुबह ही उसे कंपनी के काम से उसे सवेरे ही जाना पड़ा था। उसने विशंभर जी को इन्फॉर्म कर दिया था। वही वो जैसे ही लिविंग हॉल में आई, सभी की नजरें जैसे उस पर टिक से गई। सभी बस एकटक अनामिका को देखने लगे। तभी आर्यंश ने एकदम से कहा, जियोजस ब्यूटी अंडस्को, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? वही कियारा और सोनाली के चेहरे देखने लायक था। और रितिका जो अपने आप को सुपीरियर समझती थी, उसे भी अनामिका की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वही किचन के बाहर आए सिया का ध्यान जैसे ही अनामिका पर गया, उसका चेहरा एकदम से खिल गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और सीधे अनामिका के पास आकर खड़े हो गई। वही अनामिका जो कॉल पर थी, उसने एकदम से सामने देखा जहां सिया मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी।
उसकी स्माइल देख अनामिका के चेहरा नर्म पर गया और हल्की छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गए। तभी उसका ध्यान सिया के हाथ पर गया तो उसकी मुस्कान देखते ही देखते गायब हो गई और आंखें कठोर हो गई। उसने हल्के से उसका हाथ थामा। सिया को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उसकी हाथ पर गया वो एकदम से घबरा गई है। उसका हाथ जला हुआ था। अब सिया को समझ आया मैं अनामिका क्यों गुस्से में है। वो घबराते हुए बोली, अनु बस थोड़ा सा अंडस्को। अनामिका ने एक गहरी नज़र से उसे देखा जिसे वो बिल्कुल चुप हो गई। अंडस्को, उसने हॉल में से ही थोड़ी तेज आवाज में कहा, रामू काका अंडस्को। वही रामू काका जो जूस का ग्लास लिए खड़े थे। सबके पास एकदम से अनामिका की आवाज सुनकर कांप गए और जल्दी से हड़बड़ाते हुए तुरंत अनामिका के सामने खड़े होकर कहा, जी अनामिका बिटिया। वही अनामिका ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या घर के सभी नौकर मर गए हैं या सभी को मुफ्त किए रोटी तोड़ने की आदत हो गई है। रामू काका ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बिटिया। सिया जो अब बिल्कुल चुप हो गए थी उसने एक बार अपने जले हुए हाथ की तरफ देखा। ये सुबह किचन में काम करने से हुआ था। असल में कामिनी ने उसे ही डिशेस बनाना को कहा था, खुद कुछ नहीं किया था। इतने नौकर होने के बाद भी सिया को सारा काम करना पड़ा। वही काम कर रहे एक मेड ने जानबूझकर धीरे से सिया को हल्का धक्का दिया था जिससे गर्म तेल उसके हाथ पर छलक गया और उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना कुछ बोला उसे। अब तक दादाजी और दादी माँ हॉल में आ गई थी। उन्होंने आते के साथ पूछा, अंडस्को क्या हुआ प्रिंसेस। लेकिन अनामिका ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सिया का हाथ पकड़ते हुए वही रखे एक सोफे पर बैठा दिया। वही सिया एक तक अनामिका को देख रही थी। आज तक किसने कभी उसके लिए ऐसे स्टैंड नहीं लिया था या उसके घाव पर मरहम लगाए थे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। अब तक वहां सभी नौकर भी गए थे। अनामिका ने अपनी ठंडी नजरें एक मेड पर डाली तो वो एकदम से सिहर गई और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाने चली गई। कुछ देर में वो मेड जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। अब तक सभी वहां जमा हो गए थे। रितिका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कियारा से पूछा, ये कौन है अंडस्को, और एक छोटी सी चोट पर इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक अनामिका ने सिया के हाथ में आराम से दबाए लगाए। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन थे। वही वो मेड डर से कांप रही थी। उसने ये सब कामिनी के कहने पर किया था। सिया बच्चे, ये आपका हाथ कैसे जला और अपने बताया क्यों नहीं बचे। दादी मी ने प्यार से पूछा, लेकिन सिया ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं दादी, वो किचन में काम करते वक्त अंडस्को अपर अंडस्को जानते हैं न, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। स्वरंश गौर से सिया को देख रहा था जिसे देख सोनाली के मुठिया भींच ले। वो नफरत से सिया को देखने लगी। तभी अनामिका ने उन नौकरों को देखते हुए ठंडे आवाज में कहा, मैंने कल क्या कहा था अंडस्को। क्या तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए हो या याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर होने लगी है तुम लोगों की। सारे नौकरों के हालात खराब हो गई। वो सभी जानते थे कि वो सिया को हमेशा से तंग करते थे। TCH_TCH_TCH मुझे गलतियां पसंद नहीं और तुम लोग बार बार वही करते हो। अनामिका ने बेहद आराम से अफसोस के साथ कहा। वही कोई था जो अनामिका के एक एक एक्सप्रेशन को बेहद गौर से बिना पल के झपकाए देख रहा था और गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। रक्तंश जो अब भी वही सोफे पर बैठ जब से अनामिका आई थी तब से उसे ही देख रहा था। उसके कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कहीं अनामिका फिर से कुछ उल्टा सीधा हरकत न कर दे। राधिका जी ने एकदम से थोड़ा घबराते हुए कहा, वो अंडस्को हो सकता है, गलती से उसका हाथ जल गया हो। आज घर में पूजा है तो सारे नौकर बस घर के कामों में बिजी थे। करेक्शन अंडस्को मिसेस राठौर, अंडस्को घर के सभी नौकर काम कर रहे थे, लेकिन सियादी कोई नौकर नहीं है। और रही बात काम करने की तो ये अपने अपने फूल कुमारी उर्फ मिस मेक को क्यों नहीं बोला काम करने। एक हाथ ही न टूटा है, दूसरा तो सही सलामत है। या आप चाहते हैं कि वो भी अंडस्को? नहीं अंडस्को नहीं। राधिका जी एकदम से घबरा गए, कहीं अनामिका गुस्से में उसकी बेटी का दूसरा हाथ भी न तोड़ दे। शालिनी जी जो एकटक अनामिका को देख रही थी उसने एकदम से कहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, बस थोड़ा सा जल ही तो गया है। Who the hell are you अंडस्को? मुझे मेरी बात काटने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं अंडस्को। क्या अंडस्को? सही सुना आपने अंडस्को। अनामिका ने हल्के से अपनी गर्दन टील करके शालिनी को देखा। वही उसकी अजीब सी नजरों से शालिनी को घबराहट होने लगी।
वही अनामिका ने शालिनी जी को बोरियत से देखा। उसने बहुत अच्छे से पहचान लिया था, आखिर कैसे नहीं पहचानती उस औरत को जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यही नहीं, उसके साथ खड़ी आई मोहिनी और रितिका, ये सभी लोगों ने उसकी जिंदगी नर्क बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नरक के राक्षस भी इनसे अच्छे ही होंगे। बाईएचती ताने क्या क्या नहीं सुने उसने। वही अनामिका के ऐसे सवाल पूछने से शालिनी को काफी इंसल्ट फील हुआ। तभी बात को आगे बढ़ता देख रागिनी दादी ने अनामिका को शांत करते हुए कहा, प्रिंसेस, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये शालिनी महेश्वरी है और ये सभी महेश्वरी परिवार के लोग हैं, और इनसे मिली ये है आपके दादाजी के खास दोस्त आनंद महेश्वरी और अंगिका महेश्वरी। उन्होंने एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। फिर रागिनी दादी ने सबको अनामिका से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये है हमारी प्रिंसेस, हमारी पोती अनामिका राठौर। वही सबको शौक सा लगा। रक्तंश ने गौर से अनामिका को देखा। कुछ यादें एकदम से उसके दिमाग में घूम गए। एक छोटी करीबन 11 साल के लड़की 18 साल के लड़के के पीछे भागते हुए कह रही थी, मैं आपसे दोस्ती करके रहूंगी मिस्टर करो। वही तो लड़का चिढ़ते हुआ पलटते हुए गुस्से से कहा, मैंने कितने बार बोला है तुमसे दूर रहो मुझसे। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करूंगा कभी नहीं, बेवकूफ लड़की, जाकर पढ़ाई करो। वही वो लड़की आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ उम्मीद से देख रही थी और रोए जा रही थी। तभी एक चीखने की आवाज आई। रक्तांश ने मुड़कर देखा तो कियारा नीचे गिरी हुई थी। वो भागकर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर सीधे घर के अंदर लेकर गया, क्योंकि कियारा को चोट लग गई थी। वही पीछे वो लड़की यानी अनामिका वही रोती रह गए। वो अपनी सोच से बाहर आया। रक्तंश की नजरें अब अनामिका पर और गहरी हो गई, लेकिन उसका बिहेवियर उसे बहुत अलग लग रहा था, या ये कहे कि हैरान कर रहा था। उसके बोलने का तरीका, उसका ऑरा, सब कुछ बहुत गहरा और अलग था। जैसे जिस लड़की को वो कुछ साल पहले मिला हो और अब जो सामने है, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। इसी के साथ पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी उसे। रक्तांश को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों अंडस्को, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे। तभी अपनी मॉम की आवाज से वो होश में आया और बिना किसी भाव के अनामिका को देखने लगा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। लेकिन कुछ तो था अंडस्को जो अलग था। अंडस्को उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामने देखने लगा। वही रागिनी दादी के इंट्रोडक्शन के बाद सभी को शौक लगा, क्योंकि अनामिका को उन सभी ने उसी समय देखा था जब 11 साल की थी। उसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। सबकी नजरों में वो एक ऐसी लड़की की तरह थी जो एक बदमाश लड़की के रूप में थी, जो अपनी बहन को हमेशा परेशान करती थी। उस समय सभी उससे दूर रहते थे, लेकिन वही अनामिका का रक्तांश के आगे पीछे घूमना शालिनी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और आसपास के बिहेवियर में कारण वो लोग उसे पसंद नहीं करते था और हमेशा कियारा को आगे रखते थे। खैर अंडस्को, आनंद जी ने तुरंत विशंभर जी से पूछा, यार अनामिका ये वही अनामिका है न, बचपन वाली छोटी सी गुड़िया? विशंभर जी ने उसी अंदाज में कहा, हाँ मेरी पोती, मेरी प्रिंसेस जो अब वापस आ गई है। वही उनकी मेरी प्रिंसेस कहने से कियारा और सोनाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वो लोग उनके दादाजी के नज़र में कोई नहीं है? वो भी तो राठौर परिवार की प्रिंसेस ही है, ऐसा उनको लगता था। वही सामने खड़ी लड़की जो कोई और नहीं अनामिका है। ये जानकर सभी के चेहरे पर हैरानी तो थी, उसके ही साथ कुछ अलग से मिले जुले भाव भी थे। मोहिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो तुम वही अनामिका हो जो बचपन से कियारा को चोट पहुंचाते आए हो और उसे मारने की कोशिश भी की थी। मोहिनी की बात सुन सभी को ये आया कि कैसे अनामिका कियारा को नुकसान पहुंचाती थी, तो राठौरस के भाव नफरत भरे हो गए और महेश्वरी परिवार में आनंद दादाजी और दादी जी को छोड़कर सभी अनामिका को अलग नजरों से देखने लगे। वही शालिनी ने राधिका जी की तरफ तंज कसते हुए बोली, ये तो आज भी वैसी ही बदतमीज है। राधिका, क्या तुम्हारी बेटी को इतना भी नहीं पता कि अपने से बड़ों को ग्रीट कैसे करते हैं? इसे तो लाख गुना अच्छी कियारा है। वो कितनी थॉटफुल है। तुम सच में बहुत लकी हो जो तुम्हारी कियारा जैसे बेटी है, जो हर चीज में परफेक्ट हो, चाहे वो क्लास को या बिहेवियर। वही राधिका जी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उन्हें फिलहाल अभी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दादाजी और दादी जी को अनामिका के बारे में ऐसी बातें पसंद नहीं आई और उन्हें हल्की घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अनामिका का नेचर वो अच्छे से जानते थे।
कियारा और सोनाली के मन में तो लड्डू फूट रहे थे अनामिका की इंसल्ट होता देखकर। कियारा ने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहा, आंटी प्लीज आप ऐसा मत कहिए दी के बारे में। वो अभी अभी हॉस्टल से परिवार में आए हैं तो उन्हें थोड़े तौर तरीके नहीं पाता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वही उसकी बात सुन सभी ने मन ही मन सोचा कियारा सच में कितनी थॉटफुल है। राजेंद्र जी को कहीं ना कहीं कियारा सही लगी क्योंकि अनामिका का बिहेवियर थोड़ा रुड लगा उन्हें। खैर अंडस्को वही सब ने अब अनामिका की तरफ देखा। उसका चुप होना दादा दादी और खासकर राठौर को खटक रहा है। वही बाकी को लगा जाहिर सी बात है उसे बुरा लगा हो, लेकिन ये क्या अंडस्को। अनामिका तो अभी भी एकटक सामने देख रही थी। दादा दादी ने गौर किया कि अनामिका बहुत देर से चुप है और ये कोई अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उसकी नज़रों को फॉलो किया तो देखा अनामिका की ये नज़रें एकटक उस मेद सीखा पर टिकी हुई थीं। वो दोनों कंफ्यूज हो गए। अंडस्को सिया भी परेशानी से अनामिका को देख रही थी। उसे भी इन लोगों की ये बातें अपनी एकलौती बहन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसे लग रहा था सब उसके कारण हो रहा है, इसलिए उसने आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी अनामिका जो अब तक चुप थे उसने एकदम से उस मेड की तरफ देखते हुए गहरे लेकिन ठंडे आवाज में कहा, मैं एक बार सवाल करूंगी अंडस्को, क्यों और किसने किया ये अंडस्को। सभी मेड एकदम से घबरा गए। शिखा की तो हालत खराब हो गई, वो खड़े खड़े कांप रही थी। वही कामिनी का तो गला ही सूख गया और बाकी सब जो अभी अनामिका के बारे में भला बुरा बोल रहे थे सभी एकदम से चुप हो गए। पूरे लिविंग हॉल में सन्नाटा छा गया और माहौल में अजीब सा दबाव वो सभी महसूस कर सकते थे। अनामिका के आसपास का ऑरा एकदम से अजीब और खतरनाक हो गया। बिना कुछ बोले या उन पर बिना ध्यान दिए ही उसकी प्रेजेंस से ही सलिनी और मोहिनी के मुंह पर ताला लग गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा जिससे अनामिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ले। वही राठौर परिवार को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। सब 2 कदम पीछे हाथ गए। अनामिका ने झट से अपनी आंखें खोले और सीधे उस मेड यानी सीखा का गला पकड़ लिया। उसके एक्शन इतने शार्प थे कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सालिनी और मोहिनी तो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी, उन्हें ऐसा कुछ देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वही राजेंद्र जी, राधिका जी, कामिनी, रंजीत सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। आर्यंश, स्वरांश और ऋतिका ये तीनों बस आंखें फरे सामने का नजारा देख रहे थे। आर्यंश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कहा, अंजल बनी डेविल अंडस्को बाप रे अंडस्को, ये क्या है। क्योंकि अनामिका ने सीखा के गर्दन को पकड़ के जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता था। सीखा तड़पते हुए बोली, मिस अनामिका प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा द मग हूँ अंडस्को टर। हाँ है, मुझे गलती हो गई अंडस्को, मुझ अंडस्को से प्लीज बचाइए, प्लीज हेल्प मी सर अंडस्को, मैडम अंडस्को हेल्प अंडस्को। उसकी आवाज टूटी फूटी आ रही थी, लेकिन मजाल है जो अनामिका की पकड़ हल्की भी ढीली हो। वो तो बस अपनी लाल आंखों से एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उसने वैसे ही कहा, माफी अंडस्को, किस बात की माफी मांग रही हो, जरा बताना अंडस्को। अनामिका ने उसके गले पर दबाव और कस दिया। मैडम अंडस्को, मैंने अंडस्को सिया अंडस्को मैड अंडस्को म को ध अंडस्को अका दी अंडस्को या था, गलती अंडस्को हो, जिससे उनका हाथ जल गया। मैडम अंडस्को माफ कर दो, गलती हो गई अंडस्को, कहकर वो घुटी आवाज में रोने लगी। वही उसकी बात सुन सभी दंग रह गए। अब जाकर दादा दादी और सिया को भी समझ आया कि उनकी पोती इतने गुस्से में क्यों है। उसके करीबियों पर वो हल्की सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वही सिया बस नम आंखों से अनामिका को देख रही थी, जो उसकी थोड़ी सी चोट के लिए इतना गुस्सा थी। हाँ, उसके लिए वो छोटी सी चोट ही थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसी चोटें उसे लगती थी और वो बर्दाश्त कर लेती थी, क्योंकि वो जानती थी ऐसा कोई नहीं जो उसके दुख को समझे। कहते हैं न दुख सहते सहते आदत हो जाती है, वही सिया के साथ होता था। लेकिन अनामिका ने एक दिन में भी उसे इतना अपनापन और प्यार दिया, जिससे वो समझ नहीं पा रही थी खुश होए या रोए। वो भले ही ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके एक्शन सब समझा जाते थी। वो बस आंसू भरी आंखों से अपनी बहन को देख रही थी। वही उसके अगल बगल जितने भी मेड थे, वो डर कर 2 कदम पीछे हट गए। कियारा और सोनाली की ये मार वो लोग भूले नहीं थे।
उन्हें अब अनामिका से बेहद डर लगने लगा था। शिखा की चीख सुनकर सभी होश में आए। राधिका जी एकदम से कांप गई। कहा, वो आज ग्रह शांति की पूजा करने वाली थी, कहाँ ये सब हो रहा है? कहीं अनामिका उस मेड को मार ही न दे। वो एकदम से चिल्लाए, अरे रोकिए उसे नहीं तो शिखा मर जाएगी। सब होश में आए और राघव तुरंत अनामिका के पास आया और उसका हाथ छुराते हुए बोला, छोड़ो उसे, क्या तुम पागल हो गई हो? उसे मार दलोगी क्या? बंद करो अपना ये पागलपन लेकिन वो एकदम से हैरान था, क्योंकि अनामिका की एक उंगली भी वो हिला नहीं पाया। वही आर्यंश और स्वरंश भी मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत अनामिका के हाथ को शिखा के गले से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन मजाल है जो इतने हटे कट्टे होने के बाद भी वो अनामिका की एक उंगली को हिला भी पाए। सब हैरान थे कि ये कोई ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की आखिर खाती क्या है? क्या ये इतनी स्ट्रांग है जो उनके बेटे उसे हिला तक नहीं पा रहे? स्वरांश तो बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी अनामिका की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी उसके लिए। वही अनामिका ने एकदम से अपने गर्दन टेढ़ी किए और उन 3 नाजुक लोगों की छोटी सी बचकानी कोशिश देखने लगी। वही आर्यांश की नज़र जैसे ही अनामिका के नज़रों से मिली उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। वही स्वरांश भी पता नहीं क्यों पर पीछे हट गया। लेकिन राघव अब भी कोशिशों में लगा था। बेचारा कोल्ड स्वेट स्माइल। वही आर्यांश की नज़र जैसे ही अनामिका के नज़रों से मिली उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। वही स्वरांश भी पता नहीं क्यों पर पीछे हट गया। लेकिन राघव अब भी कोशिशों में लगा था। बेचारा कोल्ड स्वेट स्माइल। अनामिका ने आराम से उसकी कड़ी मेहनत को देखते हुए बोरियत से कहा, हो गया, ये और कुछ करना बाकी है। वही उसकी आवाज़ सुन राघव ने तुरंत उसे देखा। उसका चेहरा अब देखने लायक था। फ्लश जैसा उसका पोपट बन गया हो। उसने बेवकूफ़ों की तरह बगल में देखा। वो दोनों कहाँ गए? आर्यांश ने पीछे से कहा, भाई हम यहाँ हैं, तुझसे नहीं होगा। कंफ्यूज्ड फेस। राघव को एकदम से बेइज्जती जैसे फील हुआ, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसको इतना एम्बारासमेंट कभी फील नहीं हुआ था। क्या मतलब कि वो बेवकूफ़ गिदर की तरह अकेला ही शेरनी के सामने आकर अपने आप को बब्बर शेर समझ रहा था। ये दोनों भी पीछे हट गए। आर्यांश के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, ये लड़की भी या नहीं, मतलब इतनी ताकत आखिर ये खाती क्या है? वरीड। राघव ने अनामिका की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई गधा हो। राघव ने गुस्से से दांत पिस लिए और पीछे हट गया। रक्तांश जो पीछे से सब कुछ देख रहा था और वो भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसका भाई बॉक्सिंग चैंपियन था और अगर वो पीछे हट गया मतलब चीज़ें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। उसे ये बात थोड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तभी सभी को शिखा के चीखने की आवाज़ आई, जो पूरे पसीने से भीग गई थी, लेकिन खुद को चुरा नहीं पा रही थी। किसी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सभी परेशान हो गए। तभी रागिनी जी तुरंत आगे आए और अनामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अनु शांत हो जा बच्चे, छोड़ दे उसे वही अपनी दादी माँ के बात सुनकर अनामिका ने एकदम से अपनी पाकर उस पर ढीली किए, जिससे शिखा किसी सूखे पत्ते के तरफ फर्श पर गिर गई और अपना गला पकड़कर जोर जोर से खसने लगी। वही एक गार्ड शिखा को घसीटते हुए बाहर ले गया। उसका हिसाब अब बाद में होगा। वही बाकी सब हैरान थे। कहा ये लड़की किसी के बोलने पर सुन नहीं रही थी और कहा रागिनी जी के शांति से प्यार से बोलने पर उसने उस मेड को छोड़ दिया। राधिका जी जो अब तक डरी हुई थी एकदम से अपनी सारी हिम्मत जुटाकर गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्या तुम उसे जान से मार देना चाहती थी? इस मेड ने क्या बिगाड़ दिया है तुम्हारा? अब माँ देखा ना आपने, ये लड़की दिन व दिन बदतमीज होते जा रही है। पहले इसने कियारा का हाथ तोड़ दिया, फिर सोनाली को इतना थप्पड़ मारा, उसके दांत तोड़ दिए। अब उस मेड को मारने के पीछे पड़ गई है। क्या ये सबको मार देना चाहती है? आज ग्रह शांति की पूजा रखवाई है मैंने, लेकिन इसे शांति कहाँ बर्दाश्त होती है मेरी। जब से आई है कुछ न कुछ की जा रही है। इसे कहिए पापा कि ये शांति से रहे और हमें भी रहने दे। मैं परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। वो बोलते बोलते रो पड़ी। वही उनकी एक एक बात सुनकर पहले तो कियारा और सोनाली बड़े खुश थी, लेकिन जैसे ही आगे की बात सुने उनका चेहरा काला पड़ गया, जैसे किसी ने दोनों के चेहरे से पूरा खून निचोड़ लिया हो। जो बात वो सबसे छुपाना चाहते थे
वही बात राधिका जी ने सबके सामने अपने जज्बातों में बहकर बोल दिया। कियारा का चेहरे एम्बरसमेंट और बेइज्जती से लाल पड़ गया। वो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने देना चाहते थी कि अनामिका ने उसे पीटा है, और ऐसा पीटा कि उसके हाथ तोड़ दिए। मतलब वो चाहते थी कि ये बैग थोड़े अलग तरीके से बाहर आए, ऐसे ही सब लोग उसे सिंपैथी से देखे। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और जैसे उस पर जुल्मों का पहाड़ टूट गया हो, जैसे सबसे बेचारी वही हो दुनिया में, बेचारी अबला नारी। वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए ही कहा, माँ प्लीज़ ऐसा मत कहिए। दीदी से गलती से हो गई थी, बस उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ आप सब उन्हें गलत मत समझिए। वो थोड़ा सा जेलस फील कर रही होगी आपको का मेरे तरफ झुकाव देखकर। वही वहाँ मौजूद लोग जो कुछ और ही सोचने लगे थे, उन्हें तुरंत कियारा से सिंपैथी होने लगी। कोई जेलस फील करने पर ऐसे किसी का हाथ तोड़ता है, ये तो सरासर गुंडागर्दी जैसा है। कोष्टक। अनामिका ने कियारा की तरफ देखते हुए मॉकिंग टोन में कहा, माना तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उस भरे हुए भूसे की भी बेइज्जती करो। लगता है तुम्हारा सर और हाथ टूटने के बाद भी अक्ल नहीं आई तुम्हें। ओ मैं भूल गई, तुम तो कचरा हो, और कचरे में दिमाग कहाँ होता है, भी बदबू होती है। और क्या कहा तुमने, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कहकर वो हंसने लगी जैसे उसका मजाक बना रही हो। तुम तो सच में बेकल गोबर हो जो इतनी गलतफहमी में जी रही हो। मैं तो तुम्हें मारने वाली थी, लेकिन फिर मेरे एंटरटेनमेंट का क्या होता और हाथ गंदे होते सो अलग। अनामिका की इतनी कड़वी बात सुनकर कियारा का खून खौल गया। क्या ये बदतमीज लड़की सबके सामने उसे बेकल और गली कह रही है? वही सिया, अर्यांश, ये तक कि रितिका को भी उसकी बात सुन हंसी आ गई थी। कियारा ने सोचा सब उस सिंपैथी से देखेंगे, लेकिन यहाँ तो सबके सामने उसका ही पसा उल्टा पड़ गया, और बेइज्जती सो अलग, वो भी रिक्तांश के सामने। गुस्से से उसके आंखों से आंसू आ गए। बाकी सब घरवाले बस मुंह खोले अनामिका को देख रहे थे, कुछ गुस्से से, कुछ नफरत से, कुछ आवक होकर। तभी आर्यंश ने एकदम से कुछ याद आया और उसने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हारे दांत टूट गए हैं, इसलिए तुमने अपना मुंह छुपाया है? उसे बड़ी हंसी आ रही थी कि ऐसे कैसे किसी ने सोनाली का दांत ही तोड़ दिया। वो एक बार देखना चाहता था वो कैसे लगती होती। वही सिया कह तो नहीं रही थी, लेकिन वो भी देखना चाह रही थी कि टूटे हुए दांत में साथ सोनाली दे कैसे लगती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करती है थी। अब उसे भी पता चलेगा मजाक बनना कैसा लगता है। वही अर्यांश भी आगे बढ़कर एकदम से सोनाली का मास्क हटा दिया। अब तो जैसे सब किए हंसी छुटने को थी, क्योंकि सोनाली का मुंह आगे से बिल्कुल शुगर की तरह लग रहा था, पिंक पिंक सुअर का चेहरा। आर्यंश की तो हंसी छूट गई, वही बाकी के लोग भी जैसे तैसे अपने हंसी कंट्रोल कर रहे थे। स्वरंश भी दूसरी तरफ देखते हुए हंस रहा था। सोनाली ने जब अपने प्यार को खुद पर हंसते हुए देखा तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से और लाल हो गया। गुस्से से उसके आंसू निकल गए। वो अचानक से मुड़े और अपर सिद्धियों की तरफ जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र अनामिका की तरफ गई। वो एकदम से अपना आपा खो बैठी और वहीं से भागते हुए अनामिका के सामने खड़ी होकर बोली, अब मिल गई ना तुम्हें खुशी, यही चाहती थी ना तुम कि सब मेरा मजाक बनाए। अनामिका ने उसे देखा और बिना किसी भाव के कहा, क्या खराबी है तुम्हारे चेहरे में, कॉकरोच की तरह पहले तो थे ही अब सुगर जैसे हो गए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अब कीड़े से अपडेट होकर सुगर बन गई हो। फिर तेई मुस्कुराहट के साथ कहा, गुलाबी सुगर अंडरस्कोर सुअर का चेहरा। सोनाली ने गुस्से से कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर शर्म और बेइज्जती से उसके आंखों में आंसू आ गए। वो भागते हुए सीधा ऊपर चली गई। राधिका जी अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने काश कर अपनी आंखें बंद कर ली। वही अनामिका ने बोरियत से राधिका जी को देखा, फिर उनकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ गई। जब उसने अपने सामने किसी के होने का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत सामने देखा और डर कर 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि अनामिका ठीक उनके चेहरे के पास सामने खड़ी थी और बिना किसी भाव की खाली आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने राधिका जी की तरफ देखते हुए हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और सार्काज़्म के साथ कहा, और अंडरस्कोर सही कहा आपने, मुझे आपकी जीवन में शांति बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर एकदम से राधिका जी के चेहरे के तरफ झुकते हुए धीमे आवाज में कहा, वैसे एक सीक्रेट बताओ, जब आप ऐसे परेशान सी, लाचार सी, बेबस सी देखती है न, मतलब जब तक मैं आपका खून न जला दूं मुझे चैन नहीं मिलता। तो मुझे सच बता रही हो, बड़ा सुकून मिलता है,
और आप कहती है कि मैं आपको शांति से रहने दूं अंडरस्को। ना अंडरस्को, ये तो इम्पॉसिबल है मिसेस राठौर अंडरस्को नोट फेयर अंडरस्को। फिर मेरी एंटरटेनमेंट का क्या होगा, मैं तो बोर हो जाऊंगी फिर। ऐसे हो फिर बारह खाली खाली सा लगेगा। ये कहते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वही उसकी बात सुन सच में राधिका जी का खून जल रहा था। अनामिका का जवाब सुन सच में राधिका जी का खून जल रहा था। वही कियारा ने एकदम से आगे आते हुए धीरे से नम आंखों से कहा, दी आप प्लीज मॉम से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, प्लीज मॉम को हर्ट मत करिए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, कहकर वो रोने लगी। वही उसके एक बार फिर रोने से अनामिका फ्रस्ट्रेट हो गई। एक तो ये आंसू अंडरस्को, आखिर इतने आंसू लाती कहाँ से हैं, आखिर इसकी आंखों में कौन सी टंकी लगी है जो आंसू का स्टॉक याई खत्म नहीं होता अंडरस्को। उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मजाक बनाते हुए कहा, लगता है तुम अंडरस्को और मार खाना चाहती हो। तुम्हें सच में लगता है तुम जैसी बहियाद लड़की जो आला दर्जे की गधी है, जिसका पूरा दिमाग खाली है अंडरस्को। अनामिका ने उसकी आंखों में देखते हुए शैतानियत से कहा, क्या तुम सच में सजा भुगतना चाहती हो अंडरस्को। कियारा एकदम से डर गई। उसने इमेजिन भी कर लिया कि अनामिका लगातार उसका हाथ पैर सब तोड़ रही थी। ये सोचकर ही उससे रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से चिल्लाई, नहीं। क्या हुआ कियारा, क्यों चिल्लाई तुम अंडरस्को। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं अंडरस्को। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई, जिसे उसने जल्दी से साफ किया। अनामिका अब सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी अपने फ्लो के तरफ। तभी आनंद दादाजी ने स्नेह से कहा, गुड़िया आप अपने आनंद दादू से भी नहीं मिलेंगे क्या, आप हमसे भी गुस्सा है अंडरस्को। वही ये आवाज सुन अनामिका के बढ़ते कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिलहाल वो सब किए तरफ पीठ किए हुए थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन किसी को देख नहीं रहे थे। तभी अनामिका ने धीरे से मुड़कर आनंद जी को देखा, जो उसे ही अपनी उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अनामिका बचपन में भी बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसे प्यार से गुड़िया कहते थे, क्योंकि वो लगती भी गुड़िया जैसी थी। और उसके साथ उसके परिवार का भेदभाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने एक बार समझाया भी था राजेंद्र और राधिका को, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए आनंद जी ने भी ज्यादा नहीं कहा। खैर, तभी अनामिका ने अपने कदम आनंद जी की तरफ किए। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, समझना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। वही वहां मौजूद सभी घबरा गए। रक्तंश भी गौर से देख रहा था। आर्यंश एकदम अलर्ट मोड में आ गया। अगर अनामिका ने उसके दादू को कुछ बोला तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। वही सब भी वही सोच रहे थे। तभी अनामिका के आगे के एक्शन को देखकर दादा दादी को छोड़कर सभी की आंखें बाहर आने को हो गई अंडरस्को, क्योंकि अनामिका अब थे आनंद जी के सामने खड़ी उनकी आंखों में देख रही थी। उसने अचानक ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। वही उसके इस एक्शन से सभी एकदम स्टैब रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो लड़की अभी सबको इतने कारवे बोल रही थी और इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, उसका सडन चेंज बिहेवियर किसी को भी आई समझ नहीं आया। वही आनंद जी ने जल्दी से अनामिका का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो उनके पैर छूने वाली थी। वो इतनी में ही खुश हो गए। उनकी ये गुड़िया उन्हें भूली नहीं है, कभी नहीं अंडरस्को। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागी बनाना चाहती हो। हमारे यहाँ बिटिया तो लक्ष्मी होती है अंडरस्को। तभी उनके बगल में खड़ी अंगिका दादी ने एकदम से कहा, अरे अंडरस्को, अब क्या आप ही मिलेंगे हमारी गुड़िया से, हमें भी तो मिलने दीजिए। उन्होंने अनामिका का हाथ थामकर कसकर उन्हें गले लगा लिया। उन्हें ये बच्ची हमेशा से बड़ी प्यारी लगती थी, जैसे वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख ले। वही अनामिका ने भी उनका कोई विरोध नहीं किया। पिछले जन्म में उसकी दादा दादी के बाद एक यही लोग थे जिन्होंने उसको बहुत समझाया था कि वो रक्तंश को डिवोर्स देकर अपनी नई लाइफ शुरू करे, क्योंकि उनसे उसका दुख नहीं देखा गया। ये दोनों हमेशा उसके ससुराल में उसका साथ देते थे, लेकिन वो तो कियारा की बातों में आकर बेवकूफ़ी करते चली गई। गुड़िया अंडरस्को कहाँ खो गई बच्चे। वही अनामिका का ध्यान अब उन यादों से निकलकर सीधा अंगिका जी और आनंद जी पर गया, जो उसे ही अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। वैसे तो उसके चेहरे पर अब भी एक्सप्रेशन ना के बराबर थे।
लेकिन आंखों में नरमी जरूर आ गई थी। अनामिका ने कहा, कहीं नहीं अंडस्को, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल चांगा हूँ। वही विशंभर जी और रागिनी जी बस मुस्कुरा दिए। वो बहुत अच्छे से जानते थे उनकी पोती को। अनामिका अंगिका से हल्के से अलग हुए, फिर अपने दादू, दादी माँ और आनंद जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही मुड़ी, उसकी वो गहरे नीली आंखें सीधे सामने एक जाने पहचाने काली गहरी आंखों से टकरा गई। वही सामने बैठे रक्तंश की भी आंखें भी उस पर ही टिकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी काली आंखों ने अनामिका के आंखों से मिली, उसकी धड़कनें एकदम से हल्की तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया एकदम से क्या हो गया अंडस्को कि तभी अनामिका ने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ले और सीधे कदमों से अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन अनामिका का नजरें फेरना रक्तंश को कुछ अच्छा नहीं लगा। वो एकटक उस तरफ देखने लगा जहां से अनामिका जा रही थी। उसकी नजरें में हल्की बेचैनी थी। क्यों, उसे समझ नहीं आया अंडस्को। वही कियारा जलती आंखों से रक्तंश की तरफ तो कभी अनामिका की तरफ देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रक्तंश का एकटक अनामिका को देखना उसे राश नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, नहीं अनामिका, मैं तुम्हें खुद से रक्तंश जी को चिन्हने नहीं दूंगी। वही अनामिका जो अब तक अपर कॉरिडोर में पहुंच गई थी, उसने एकदम से मुड़कर कियारा को देखा और उसके चेहरे के अजीब से भाव देखे। फिर उसने रक्तंश की तरफ एक नजर डाला। अचानक से उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। TCH_TCH, लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी गलतफहमी पाल लेते हर वैस क्या हो अगर गलतफहमी और डर सच बन जाए तो। अब जब सारे मोहरे यही है तो खेल भी दिलचस्प होगा, कहकर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। कुछ तो सोच रही थी वो। उसने एक लास्ट बार रक्तांश को देखा जिसकी निगाहें अब भी सिद्धियों पर थी। ये देख अनामिक के चेहरे के भाव सर्द हो गए। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। वही उसके जाने के बाद लिविंग हॉल के हवा में जो दबाव था वो जैसे काम हो गया। शालिनी जी जो चुप हो गई थी एकदम से बोली, राधिका, ये लड़की तुम्हें मिसेस राठौर क्यों बोल रही थी और तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? तुम्हें उसे अभी से ही अपने कंट्रोल में रखना होगा। मोहिनी ने तुरंत अपनी सहमति देखते हुए हाँ मिलते हुए कहा, ये लड़की तो शुरू से ही बहुत बदतमीज है, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। भाई साहब अपने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है उसे। उन दोनों के बात सुन आनंद जी थोड़े कड़क स्वाज में बोले, बहू खाबरादर, जो उसे कुछ बोला भी तो। उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है अंडस्को? जब से आए हो उसके पीछे ही पड़ी हो। उसकी कठोर आवाज सुनकर वो दोनों फिलहाल शांत हो गई। अभी कोई कुछ कहता या करता तब तक दरवाजे पर दस्तक हुए सबने उस तरफ देखा जहां पंडित जी आ गए थे। उनके आते ही राधिका जी ने अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और जल्दी से पंडित जी को ग्रीट करने गए। अब तक पंडित जी भी आ गए थे। जिस राधिका जी कामिनी, बाकी सभी का ध्यान सीधे पंडित जी की तरफ चल गया। राधिका तुरंत पंडित जी के पास गई और उसका एक जबरदस्ती मुस्कुराते ही उनका स्वागत किया। वही अनामिका ORRIDOR में खड़ी नीचे देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराई। सभी लोग अब पूजा में बैठ चुके थे। विशंभर दादाजी ने एक बार ऊपर कॉरिडोर की तरफ देखा। वो हल्के मायूस हो गए थे। तभी रागिनी दादी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा तो विशंभर जी ने मुड़कर उन्हें देखा। रागिनी जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। हालांकि वो चाहते थे कि अनामिका भी पूजा में शामिल हो, पर वो उसे फोर्स नहीं करना चाहते थे। कहीं ये बेवकूफ, खाली दिमाग के लोग फिर से उनकी प्यारी पोती को गुस्सा न दिला दे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करते हुए बटलर को अनामिका को बुलाने को कहा। वही सोनाली तो पहले ऊपर अपने रूम में जा चुकी थी, लेकिन कामिनी जी और कियारा के समझाने पर वो नीचे आकर चुपचाप पूजा में बैठ गई। हाँ, मास्क उसने प्रॉपर लगाया हुआ था। आर्यंश जब भी उसकी तरफ देख रहा था उसे हंसी आ रही थी, लेकिन अपने भाई के आंखें दिखाने से वो चुप रहा। वही रक्तांश पूजा पाठ वगैरह में ऐसे ही वो शामिल नहीं होता था। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए परिवार के साथ यहाँ आया था, इसलिए वो सबसे अलग वही सोफे पर कुछ दूरी पर बैठा था। उसके एरोगेंट नेचर के कारण किसी ने उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया था, तो वो बस बैठे बैठे फोन पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था। बाकी स्वरांश के ठीक बगल में सोनाली, उसके बगल में ऋतिका और स्वरंश के साइड में अर्यांश बैठे थे। तभी सिद्धियों की तरफ से कुछ आवाज आई। सबने उस तरफ देखा जहां से अनामिका अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डाले रॉब से नीचे आ रही थे।
वही उसे नीचे आता देख अंडस्को दोनों दादाजी और दोनों दादी जी के साथ सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन बकियों का मुंह काला पड़ गया। कियारा अनामिका को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराए, फिर थोड़े चौंकने की एक्टिंग करते हुए थोड़े दुखी आवाज में कहा, दीदी ने काले कपड़े क्यों पहने हैं अंडस्को आज पूजा में? उसकी बात सभी ने सुनी। कामिनी ने अनामिका को ऊपर से नीचे तक देखा और बरबराते हुए कहा, अंडस्को काले कपड़े? अंडस्को हो अंडस्को, ऐसे पूजा पाठ में काले कपड़े कौन पहनता है, इसे इतना भी नहीं पता, कहकर वो मुंह बिगाड़ने लगी। वही उसकी बात सुन सभी के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि कहने को वो बस बरबराए थी, लेकिन सच तो ये था कि वो उनकी आवाज इतनी तेज तो था ही कि सभी ने बखूबी सुन लिया। लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली थी। राधिका जी और राजेंद्र जी ने एक नज़र उस तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो अब कोई कलेश नहीं चाहते थे, बस पूजा शांति से संपन्न हो जाए। कामिनी की बात अनामिका के कानों में भी गई थी। उसने रुकते हुए अपने नजरें घुमाकर कामिनी की तरफ देखा। कामिनी जो उसे ही देख रही थी, उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ जोड़ लिए, जैसे उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अंडस्को ये तो बस हवा में किसी ने कह दिया। अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वो कुछ नहीं बोली और शांति से जाकर सामने एक सिंगल सोफे पर आराम से बैठ गई। वही किसी की प्रेजेंस फील करके रिक्तांश ने फोन से अपनी नजरें हटाए और सामने की तरफ देखा। उसके ठीक सामने के सोफे पर अनामिका बैठी हुई थी। अब रिक्तांश हिकटक अपने सामने बैठी है अनामिका का वो छोटा से चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा, या ये कहे कि घूरने लगा। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें उसके सामने बैठी उस लड़की के चेहरे के एक एक फीचर को, उसके हल्की कचरारी आंखें, उसके शांत गुलाबी होठ, उसकी बड़ी बड़ी सी पलकें, उसके चेहरे पर झूलते हुए वो लड़। उसे अब आसपास का बिल्कुल होश नहीं था। अनामिका को भी किसी की नजरें फील हुई, जिससे उसका चेहरा जो फिलहाल शांत था सर्द हो गया। तो उसने बिना किसी भाव के अपनी नजरें उठाई। उसकी गहरी ओशन ब्लू आइज अब रिक्तांश को बिना किसी भाव के देख रही थी। इधर पूजा स्टार्ट हो गई थी, मंत्रोच्चारण हो रहा था। वही कियारा जब से अनामिका आई थी तब से उसे ही देखे जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो रिक्तांश जी के सामने बैठी हैं और रिक्तांश भी उसे ही देख रहा है, तो उसका चेहरे गुस्से से तमतमा गया और उसने जोर से अपनी मुठियां भींच लिए। जिस तरह से रिक्तांश की ये नजरें अनामिका पर ठहरे हुए थे, वो उसके दिल को आग लगने के लिए काफी था। उसने मन ही मन दांत पिसते हुए कहा, ये अनामिका वहां जाकर जानबूझकर रिक्तांश जी को अट्रैक्ट करने गई है और कैसे रिक्तांश जी को घूरे जा रही है। इसकी इतनी हिम्मत, ये रिक्तांश जी पर डोरे डाले और अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अंडस्को, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसे गुस्सा तो अभूत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी इमेज खराब हो। ऐसे ही अनामिका ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती पहले ही कर दे थे उसकी। वही अनामिका जो बिना किसी भाव के रिक्तांश को खुद को घूरते हुए देख रही थी। उसने एकदम से गहरी आवाज में कहा, अंडस्को अपनी नजरों को जरा काबू में रखो मिस्टर व्हाटएवर अंडस्को। उसकी बातों में एक सार्काज़म साफ झलक रहा था, जिसे रिक्तांश भी बखूबी समझ गया। लेकिन फिर भी उसने वैसे ही के कहा, गलतफहमी है तुम्हारी। ओ रियली? वेल, अगर ये गलतफहमी है तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे घूरने वाले लोगों की आंखें मुझे पसंद नहीं अंडस्को। और आई थिंक आप तो वैसे भी शरीफ लगते हैं अंडस्को, है ना? अनामिका ने अपनी एक आईब्राव रेस करते हुए कहा। उसकी बातों में एक छुपी हुई वार्निंग साफ महसूस की जा सकती थी। What do you mean अंडस्को? रिक्तांश को उसकी बातें रूड और इंसल्टिंग लगी। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्परेचर किस्म का इंसान था, इसलिए वो गुस्से भरी आंखों से अनामिका को घूरने लगा। मुझे खुद पर ऐसे किसी भी अजनबी की घुरती नजरें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अंडस्को अपनी नजरों को जरा संभल कर रखिए अंडस्को, वरना अंडस्को स्मग स्माइल विद हॉर्न्स। ये वो ठीक रिक्तांश के आंखों में देखते हुए बोल रही थी। वही रिक्तांश को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया। इस लड़की के कहने का क्या मतलब है कि वो द रिक्तांश महेश्वरी, जिस पर दुनिया भर की लड़कियां उसके पीछे पागल है, जिसके स्टैंडर्ड खुद में ही हाई है, वो एक आवारा और बदतमीज इंसान है। लाइक अंडस्को सीरियसली अंडस्को मतलब लड़कियों को तारने वाला आवारा अंडस्को। नो माउथ फेस।
ये सोचकर ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों के नशी साफ देखने लगी। उसने अपनी मुठियां जोर से भींच रखे थे और अपने लाल आंखों से अनामिका को घूरा। लेकिन वो हैरान था क्योंकि अनामिका खुद बेहद सर्द तरीके से ठीक उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रही थी। रक्तंश ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा जहां उसे अजीब सा खालीपन और अपने लिए घिन नजर आ रहा था। लेकिन क्यों और क्या अंडस को क्या उसे बचपन की बातें या वो याद नहीं है? और वो जिस तरीके से उसकी आंखों में बखौफ देख रही थी ये बहुत ही रेयर था, क्योंकि उससे बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी डरते थे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन घुटने टेक देते थे, लेकिन उसे नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग 1000 बार सोचते थे, लेकिन अनामिका वो उसकी आंखें में बिल्कुल बेखौफ देख रही थे, कोई डर नहीं। उसे ये बैक कहीं न कहीं इम्प्रेसिव लगी, लेकिन फिर अनामिका ने जो कहा उसके बारे की सोचकर फिर से गुस्सा आ गया। आखिर ये लड़की खुद को समझते क्या है? क्या वो फिर से उसका अटेंशन अपनी तरफ चाहती है, जो ये सब कह और कर रही है? उनसे एकदम से अपनी नजरें उस पर से फेर ली। उसके नजरें फेरते ही अनामिका के होठों के कोने ऊपर ही तरफ मुड़ गए और उसने तेई नजरों से कियारा की तरफ देखा जिसका सारा ध्यान उस पर ही था। वो बस लगातार अनामिका को ही घुरे जा रही थी। अगर नजरों से मरना होता तो पता नहीं वो कब का उसे मार डालती। अनामिका ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आई विंक कर दी, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। वही कियारा का दिमाग खराब हो रहा था। अनामिका का ऐसा अपना मजाक उड़ाता देख कियारा जैसे गुस्से से पागल हो गई। उसका चेहरा एकदम से बिगड़ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे उठने लगी। तभी पंडित जी की आवाज आई जो राधिका जी को कुछ विधियों करने को कह रहे थे, क्योंकि घर की बेटी लक्ष्मी समान होती है और बेटियों के द्वारा किया गया कार्य या पूजा जैसे कलश स्थापना या आहुति देने से देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। इसलिए पंडित जी ने घर की बेटी को बुलाया कलश स्थापना के लिए। वही पंडित जी की बात सुनकर सभी का ध्यान, खासकर राजेंद्र, राधिका और कियारा का ध्यान सीधे ना चाहते हुए भी अनामिका की तरफ गया, क्योंकि कोई कितना भी मना करे या न माने, लेकिन सच यही है जो इस जन्म में तो कोई नहीं बदल सकता कि अनामिका इस घर की इकलौती बेटी है और रहेगी, तो कायदे से ये सब उसे ही करना चाहिए। वही अनामिका को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ सुना। वो आराम से अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन कियारा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जो उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। तभी अंडस्को टू बी कंटिन्यूड अंडस्को